अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक को देखा जाए तो मार्केट इस टाइम थोड़ी सी बुलिश है। आप कह सकते हैं कि पहले 2-3 दिन जो इसने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया, फिर अगले जो 2-3 दिन है उसमें थोड़ा सा रिट्रेस बैक किया और इस टाइम पे जो वीक के स्टार्ट में जो परफॉर्मेंस थी अभी भी तकरीबन आप कह लें 0.04% अप है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 3 अनाउंसमेंट्स मैं करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि पहले आप लोगों को थोड़ा सा बुल्स एंड बीएस का फॉर्मेट मैं बता दूं। जो लोग नए नए आ रहे हैं और अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, तो ये हम बुल्स एंड बीएस का जो फॉर्मेट है, ये बुल्स एंड बीएस शो जो है हम 1 साल से लेके चल रहे हैं और अब तक जो है हमारा बहुत ही जबरदस्त ये पूरा ईयर गुजरा है और जो लोग हमें फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए भी दिस वाज अ स्पेक्टेकुलर ईयर एज वेल और होपफुली आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया होगा और बहुत ज्यादा पैसे भी बनाए होंगे। ठीक है, सो ये बुल्स एंड बीएस जो फॉर्मेट है इसमें हम कुछ तरीकों से चलते हैं। सबसे पहले मैं टॉप डेवलपमेंट्स अपनी जो होती हैं वो मैं थोड़ा सा बता रहा होता हूँ, फिर मार्केट रिकैप हम थोड़ा सा करते हैं और स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस जो हमने लास्ट वीक में या उससे भी कुछ वीक्स पहले जो हमारी कॉल्स हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, वो फराज अपने एंड पे उसको थोड़ा सा बता रहे होते हैं। फिर मैं अपने एंड पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स को डिस्कस करता हूँ। फिर टॉप स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो टेक्निकली एंड फंडामेंटली मैं और फराज अपने एंड पे दोनों टेक्निकल्स को भी फंडामेंटल्स को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट्स क्या चल रही है, वो भी सारी हम डिस्कस करते हैं। फिर गोल्ड एंड फॉरेक्स को जो भी इसमें हमें लग रहा हो कि इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी बन रही है वो भी हम अगेन इसमें काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड लास्ट क्रिप्टो जो है, ये सलमान को हमने एज एन एनालिस्ट यहाँ पे बुलाया होता है, वो फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टो को भी इस टाइम ट्रेडिंग दे रहे हैं, तो वो अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर उनको क्रिप्टोज में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है और फराज जो है अपने एंड से उनको टेक्निकली एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो है फराज की जो टेक्निकल एनालिसिस का जो ट्रेनिंग है वो अब 26 को विल बी द लास्ट डे। अगर आप लोगों ने उसके लिए ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना, यू कैन रजिस्टर फॉर दैट ट्रेनिंग। मेरी जो ट्रेनिंग है वो 15 तक थी, वो अब ट्रेनिंग क्लोज हो चुकी हुई है। तो अब अगर आप लोगों ने अगर रजिस्टर भी करना है तो आप नोटिफाई करके नेक्स्ट बैच के अंदर शामिल हो सकते हैं, या अगर आपने एडमिन को रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई सीट वगैरह अवेलेबल हो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मैं एक और अनाउंसमेंट मैं करता चलूं। सो यहाँ पे हम एक गूगल फॉर्म आप लोगों को देने लगे हैं। नेक्स्ट वीक जो 26 दिसंबर बनता है 6:30 को मैं फराज भाई और लेक भाई हम तीनों आएंगे और हम एक इंटरैक्टिव सेशन करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा हम डिस्कशन करें मार्केट के बारे में भी, या आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्म आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसमें आप लोगों ने अपने ईमेल प्रोवाइड करना है, नाम बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप सेंड यहाँ पे लिखोगे। व्हाट इज योर प्रोफेशन, जो आप प्रोफेशन जो भी है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, फिर उसके बाद कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं, एसेट कौन से में आप इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स वगैरह, इसमें क्या क्या चीजें में आप चाहते हो कि आगे अपने एनालिसिस आपको क्या चीज पसंद है, ताकि हमें थोड़ा सा पता लगे कि आप लोग जो है किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू फॉलोइंग बुल्स एंड बियर्स, शुरू से करते आ रहे हैं, बीच में किया, दिसंबर में, मार्च में, जो भी किया आपने वो कर सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड इन सरमाया ट्रेनिंग, और फिर यू वांट टू रिसीव सरमाया ट्रेनिंग ऑफर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म जो हैं आप सबमिट करके हमें दे देंगे और जो लोग इसको करेंगे तो वो अगेन आई थिंक 26 दिसंबर फ्राइडे शायद बनता है, तो हम इंशाल्लाह तब आप लोगों से मिलेंगे 6:30 PM। ठीक है, तो ये लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी में एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। रिसेंटली जो है इस दफा जो इस वीक के अंदर सीपीआई का डाटा जो आया है नैस्डैक का, यूएस मार्केट का, वो काफी हद तक नीचे आया है। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी नीचे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम से रीबाउंड भी किया है। और इसके अलावा जो है जो आज के दिन बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को अपने हाइक किया है, जो कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो हाइक करेंगे उससे ग्लोबल मार्केट में एक मेल्टडाउन भी आ सकता है, क्रिप्टो में भी मेल्टडाउन आ सकता है। लेकिन मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही होती है ये पहले से पता होता है कि हाइक होनी है या नीचे कम होना है, लेकिन ये चीज को ध्यान में रखना है कि सेंट्रल बैंक जो है आगे क्या कहेगी। और सेंट्रल बैंक ने आगे जो है, बैंक ऑफ जापान ने ये कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट की हाइक जो है वो अपने डाटा को देखकर करेंगे। ठीक है, अब इस सूरत हाल में क्या हुआ है कि मार्केट ने थोड़ा सा रीबाउंड किया, दोबारा से वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जो मेरे सरमाया कम्युनिटी में अवेलेबल है, अलमनाई को, मैंने कल के दिन में ही कह दिया था कि आपकी मार्केट जो है सीपीआई का डाटा नीचे आएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगी। बल्कि लास्ट बुल्स एंड बियर्स में भी मैंने यही कहा था कि सीपीआई अगर आपका नीचे आता है, जो थर्सडे वाले दिन आना है, तो आप मार्केट में रीबाउंड देख सकते हैं। चलें अब चलते हैं फराज भाई की तरफ। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू दे दें। जी हमार अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है।
जी, कुछ दिन पहले फैक्टो सीमेंट का बताया था, ये तकरीबन 140 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और हमारा फर्स्ट टारगेट था 172 का, और उसको जाके ये हिट कर गया है। इसी तरीके से पैंथर टायर्स के बारे में बताया गया था 52 के अराउंड, और इसके जो फर्स्ट टारगेट थे 57 56 के थे, वो उसको जाके हिट कर गया है। डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल के बारे में बताया था, जो 33 34 पे ट्रेड कर रहा था, इसके फर्स्ट टारगेट 36 के थे, उसको जाके ये हिट कर गया। और इसी तरीके से क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स कुछ अर्सा पहले बताया था 23 के अराउंड था, और इसके जो हमारे सेकंड टारगेट्स थे वो 29.82 के थे, और एग्जैक्टली exactly उसको जाके ये हिट कर गया है। सो जो भी ट्रेड प्लान्स आप लोगों को बताए जाते हैं उसको काइंडली स्टॉप लॉस और ट्रेड प्रॉफिट्स के थ्रू फॉलो करते रहा करें, और जो ट्रेड प्लान जो अभी तक इंटैक्ट है, जिसका एसएलटीपी नहीं हिट हुआ, उनको आप होल्ड रखें। इसी तरीके से लास्ट टाइम गोल्ड बताया था, यहाँ की ट्रेड कर रहा था 43 45 पे। ये कहा गया था कि 4280 पे आए तो बाय कीजिएगा नीचे, और फिर उसके बाद हम अपना फर्स्ट टारगेट इसके ऑल टाइम हाई के करीब रखेंगे, 4380 के करीब, 4370। सो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया, नीचे आया 4280 के करीब, और वहीं से बढ़ता हुआ जाके अपने उस टारगेट को इसने जाके हिट किया। फिर क्रिप्टो में सलमान ने हमें दो शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे, एक MMX, ये कहा था कि 3.2 से ऊपर जाए, तो सैटरडे संडे को जब ये आपको मिला यहाँ से 3.2 से ब्रेक होने के बाद, इसने जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे उसको उसी टाइम, उसी 4 घंटे 5 घंटे के अंदर ही जाके हिट कर दिया। फिर गन यूएसडीटी, और जिस टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम यहाँ सपोर्ट पे था, मैंने कहा था यहाँ से बाय करें, और ये हमारे फर्स्ट टारगेट तो बहुत ही छोटे थे, उसके बाद तो इसने बहुत ही बड़ी मैसिव रैली दिखाई थी पैराबॉलिक, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ से बढ़ गया था। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा हफ्ता रहा, क्रिप्टो के हिसाब से भी, गोल्ड के हिसाब से भी, और जो हमारी PSX में जो हमारे ट्रेड प्लान चल रहे हैं उसके हिसाब से भी। सो लुकिंग फॉरवर्ड के आगे इंशाल्लाह जो हमारे ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट हैं उनकी भी टीपी जाके हिट हो जाए। जी हमारे परफेक्ट हो गया। और ये मैं बताता चलूँ कि जहाँ पे क्रिप्टो में इतना पैनिक मचा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटली भी चीज़ें जो सलमान ने बताई थी और टेक्निकली जो इसने प्ले आउट किया, ये थोड़ा सा हमें ये बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी इस मार्केट को समझना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं टुवर्ड्स जो हमारी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट वीक हमारी डेवलपमेंट्स थी वो आप लोगों के यहाँ पे सामने नजर आ रही होंगी, ये आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। इस वीक के जो डेवलपमेंट्स हैं हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बात कर लेते हैं। सो इस टाइम प्राइवेट सेक्टर के जो लोन है वो पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो फ्लैट रहे हैं। ऑटो लोन जो है ऑलरेडी 36% ईयर ऑन ईयर इजाफा हुआ है। ये ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया भी था कि ऑटो लोन ज्यादा बढ़ते हैं तो गाड़ियां जो है वो ज्यादा बिकती हैं। ये चीज ध्यान में रखें कि नवंबर एंड दिसंबर का जो पीरियड होता है यहाँ पे गाड़ियां कम बिकती हैं। ठीक है, क्योंकि लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि नया साल आएगा तो नए साल में कोई ना कोई नया मॉडल जो है वो लॉन्च करेगी कंपनी, जो है वो नया मॉडल लॉन्च करेगी। दूसरा जो है वो नई एक रजिस्ट्रेशन जो होती है वो भी चाहते हैं कि न्यू ईयर के लगे। तो ये भी कुछ सिनेरियो होते हैं जिसकी वजह से लोग कई दफा वेट कर रहे होते हैं। फिर आपका जो क्लोजिंग होती है कुछ कंपनीज की बड़ी बड़ी जो क्लोजिंग होनी होती है वो भी लोग उसके वेट के बाद भी अगेन नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहे होते हैं। टेक्सटाइल लोन जो है वो तकरीबन 7% ईयर ऑन ईयर वो डाउन है। इसके बाद चलते हैं, आपने देखा है मर्जर एंड एक्विजिशन पिकिंग मोमेंटम। मेपल लीफ ने जो है वो एक्वायर किया है पायनियर सीमेंट को, और निशाद जो है वो प्लान कर रहा है टू एक्वायर रफान बेस। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो चल रहा है। रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जाइको भी यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। तो वो NCPL और NPL जो निशाद पावर और निशाद चुनिया पावर की जो कंपनी है उनके पास तकरीबन इनके 33% शेयर्स हैं। सो उससे इन कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा जब जाइको बिकेगी, जाइको की गाड़ियां जो बिकेंगी। करंट अकाउंट पोस्ट सरप्लस ऑफ अराउंड $100 मिलियन। तो करंट अकाउंट जो है वो हमारा सरप्लस में इस दफा आया है, जो कि कुछ अर्सा पहले जो है नेगेटिव चला था। ऑल्दो ये नंबर बहुत छोटा है, इससे ज्यादा होना चाहिए, बट अगेन दिस इज गुड फॉर अस कि हमारा सरप्लस में रहना चाहिए। स्टेट बैंक डिक्लाइंड इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेस पॉइंट टू 10.5%। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एनालिस्ट थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट इस दफा नहीं होगा। गवर्नमेंट IMF के प्रेशर की वजह से कहेगा कि इंटरेस्ट रेट हम कट नहीं कर रहे, होल्ड कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि स्टेट बैंक इसको ना इंटरेस्ट रेट कट ना करे, बट एक दम से जो है सरप्राइज मिला मार्केट को। इसी वजह सरप्राइज की वजह से मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी टच किया। तो अगर ये ना होता तो मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउट 1-2 महीने के लिए चली जाती रेंज बाउट, बट अगेन यही सिनेरियो हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। टेक्सटाइल्स के अंदर लोअर पावर टैरिफ टू प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट सॉफ्ट कॉटन प्राइसेस। तो ये अगेन आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है पावर टैरिफ्स बहुत ज्यादा कम कर रही है, जिसकी वजह से
टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बल्कि पूरी जो इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं उनको काफी हद तक इसका फायदा होने वाला है। IMF प्रोजेक्ट्स ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स $19.4 बिलियन और रुपीज 4.5 ट्रिलियन इंक्रीज इन डोमेस्टिक डेट। अभी पीछे IMF का सारा जो सिलसिला चला उसके अंदर जो IMF प्रोजेक्ट कर रही है वो काफी हद तक स्ट्रिक्ट है। अभी भी वो कह रही है कि आपने टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा जमा नहीं किए, आपको ज्यादा जमा करने चाहिए, एज यूजुअल वो हमेशा से कहती आ रही है। बट अगेन द गुड थिंग इज कि काफी हद तक हमने ये चीजें पूरी की हैं। जो अभी IMF प्रोजेक्ट कर रही है कि आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो तकरीबन आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग 19.4 बिलियन रिक्वायर्ड होगी और डोमेस्टिक डेब्ट के अंदर आपको तकरीबन 4.5 ट्रिलियन जो है वो मजीद ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, IMF कट्स पावर सब्सिडीज टू रुपीज 893 बिलियन। तो ये अगेन पावर कंपनीज के लिए थोड़ा सा बुरा है कि आपके जो सब्सिडीज उन कंपनीज को मिल रही थी वो IMF कह रहा है कि इसको कट करें। ठीक है, गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज पेट्रोलियम लेवी टू रुपीज 85 पर लीटर टू रिटायर रुपीज 1.7 ट्रिलियन गैस डेब्ट। तो ये आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे जो सर्कुलर डेब्ट का भी मसला चल रहा है, जो गैस के भी मसले मसाइल जो हमारे जो ऊपर हमारे पे आए में है, उसके लिए किया जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी को जो है वो थोड़ा सा मजीद इंक्रीज किया जा रहा है और आवाम के ऊपर ये थोड़ा सा प्रेशर डाला जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा कि थोड़ा सा पेट्रोल की प्राइसेस मजीद बढ़ाई जाती है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि पेट्रोलियम लेवी आई थिंक 70 या 75 के पास है शायद, तो इसको 10-15 रुपए मजीद ये बढ़ा देंगे। ठीक है, कार सेल्स फॉल शार्पली नवंबर 2025। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि गाड़ियां जो हैं उसकी सेल्स नवंबर 2025 में आपकी नीचे आ जाती है। नवंबर दिसंबर दोनों मंथ्स आपके स्लो रहते हैं, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी जो है ऑनवर्ड्स आपकी सेल ज्यादा होती है। इंपोर्टेड RLNG प्राइसेस रिड्यूस बाय अप टू 5.9%। ये एक बहुत मेजर न्यूज थी कि आपके जो LNG के जितने भी शिपमेंट्स आ रही थी वो अगेन गवर्नमेंट ने कतर के साथ और एक और कंपनी है जो यूरोप की कंपनी है उसके साथ वायदा किया कि इसको हम रिवर्स बैक करेंगे या आपको ये शिपमेंट जो आप किसी और को बेच सकते हैं। अब वो ज्यादा प्राइसेस में बिकेंगी तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कतर को जाएगा और अगर जो लॉसेस अगर उसमें आएंगे तो वो PSO को बेयर करना पड़ेगा या पाकिस्तान को थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है अगेन ये देख रहा है कि हम जो गैस लोकल गैस सेल करेंगे उससे जो प्रॉफिट होगा हम उससे इसको कट आउट कर देंगे। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट राइज व्हाइल एडवांसेस डिक्लाइन। तो ये हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो वो कर रहे हैं वो भी बढ़े हैं, लेकिन जो आपकी एडवांसेस है यानी कि जो कंपनी को लोन दिया जा रहा है उसको एक्चुअली में बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कम हो रहा है। फौजी फाउंडेशन पार्टनर्स विद बाइनेंस फॉर क्रिप्टो इनिशिएटिव। तो ये अगेन आप देख रहे हैं कि एक और न्यूज है कि फौजी फाउंडेशन जो है वो बाइनेंस के साथ मिलकर क्रिप्टो इनिशिएटिव एक स्टार्ट करी है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है आपका अप्रिशिएट टूवर्ड्स 105 इन नवंबर 2025। तो ये एक अच्छा नंबर अभी तक तो चल रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका मतलब करेंसी डेप्रिशिएट थोड़ी सी कर सकती है लेकिन डजंट हैव टू बी कि अभी करेगी, क्योंकि हमारे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अभी भी जो है वो पॉजिटिव में है, तो थोड़ा सा प्रेशर अभी भी हमारी करेंसी के ऊपर है। ट्रैक्टर प्रोडक्शन फॉल्स 14% इन 5 मंथ्स फिस्कल ईयर 2026, सेल्स एंड 9530 यूनिट्स। ये ऑलरेडी हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहे हैं बुलरन बीएस में कि ट्रैक्टर की सेल्स जो है आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट कम होने की वजह से मुतासिर रहेंगी। ठीक है, फिर पोर्ट कासिम नेम्ड एक्सपोर्ट हब फॉर रेकोटिक कॉपर गोल्ड माइन। तो ये एक आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि पोर्ट कासिम को अगेन जो हब बनाया जा रहा है रेकोटिक कॉपर माइन का। सो ये एक पोर्ट का जो PIBTL जो स्टॉक है ये उसका बेनिफिशियरी है। ये भी कुछ अरसे से हम बुलरन बीएस में आपको बता रहे हैं, बल्कि एक दो कॉल्स भी हमने दी थी इसकी। सो आप देख सकते हो कि उसने इसी बेस पे परफॉर्म भी किया है। स्मार्ट मीटर्स एंड पावर डिवीजन मेजर्स हेल्प रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा जबरदस्त सिनेरियो है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स जो हैं ये काफी हद तक आपका पाक इलेक्ट्रॉन एज अ कंपनी ये प्रोवाइड करती है। तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? पाक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद ऑयल बॉय एनर्जी अप्रूव्स रुपीज 250 मिलियन फंड रीएलोकेशन। तो ये फंड रीएलोकेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा इनहेंस करना चाह रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऑयल बॉय का जो टिकर है ऑयल बॉय के नाम से जो कंपनी है वो अभी परफॉर्म भी इसी वजह से कर रही है। ठीक है, नेटसोल साइंस $50 मिलियन एक्सटेंशन डील विद ग्लोबल ऑटो कैप्टिव। तो ये अगेन जिन कंपनीज के साथ ये ऑटो इंडस्ट्री के साथ थोड़ा काम करते हैं $50 मिलियन की एक्सटेंशन इन्होंने किया है, विच इज गुड फॉर नेटसोल। वैसे जनरली मुझे इतनी कंपनी पसंद नहीं है, बट अगेन थोड़ा सा शेयर में बेहतरी आ सकती है। अच्छा, तो ये हो गए सारे हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस टाइम डेवलपमेंट्स थी। अब वापस चलते हैं फराज भाई की तरफ। जी फराज भाई, आपके एंड से जो KSE इंडेक्स का जो आउटलुक है वो एक्सप्लेन कर रहा है।
अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, 100 इंडेक्स के आउटलुक को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन उन पॉइंट्स को एक दफ़ा से रिव्यू कर लेते हैं। हायर हाइज एंड हाई लोज, ये स्टिल ट्रेंड कर रही है मार्केट। अभी तक हायर लो आपका ब्रेक नहीं हुआ, सो बाय लॉ एंड बाय डेफिनेशन मार्केट आपके बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है, इंटैक्ट है। सो यहाँ पे अभी तक कोई साइन नहीं है कि ये आपका टॉप होगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यहाँ पे सपोर्ट थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसने सस्टेन किया एंड देन उसी को टेस्ट करने के बाद ये बाउंस करके ऊपर आया था। दिसंबर बुलिश मंथ था, हमने इसकी साइक्लिक बिहेवियर देखी थी सीजनल्स के ऊपर। सो दिसंबर इज गोइंग टू बी बुलिश, जो अभी तक बेहतर ही चलता आ रहा है। दिसंबर बुलिश ही नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद हमने लास्ट 2 एपिसोड्स में क्लिंगर की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस देखी थी कि वीकली के ऊपर जब भी क्लिंगर की क्रॉसओवर होता है इस मोमेंटम ऑसिलेटर का, सो कंटिन्यूसली वीकली बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमने इसकी सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। बेयरिश इंडिकेशंस में हमारे पास एक पॉइंट ऐड हुआ है। वीकली आरएसआई डाइवर्जेंस तो पहले से चलती ही आ रही है, लेकिन इस दफ़ा इसके ऊपर वॉल्यूम्स के ऊपर थोड़ी सी बेयरिश डाइवर्जेंस नज़र आना शुरू हुई है। जब भी वॉल्यूम्स से बेयरिश डाइवर्जेंस आती है, मार्केट जो है वो थोड़ी साइडवेज हो जाती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, ये वीकली ये जो वॉल्यूम्स के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस आएगा, ये एक लेवल था 172 समथिंग का। ये इसकी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यूँ थी कि ये प्रोजेक्शंस बेस हमारा एक लेवल था जो मैंने लास्ट ईयर जब हमने 2025 की प्रिडिक्शंस की थी कि इस साल मार्केट कितना परफॉर्म कर सकती है। सो जो मेरे टारगेट्स थे वो 172,000 के थे कि 2025 के अंदर इसको यहाँ पे पहुँचना चाहिए। उस टाइम इंडेक्स आपका 1,10,000 पे था। सो इसने एग्जैक्टली उन्हीं टारगेट्स को आज हिट किया है थर्सडे और फ्राइडे को, और अभी उसके ऊपर थोड़ी सी सेलिंग या प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा कि ये थोड़ा सा आपका जो है प्राइस के ऊपर इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स 100 इंडेक्स के श्रिंक हो रहे हैं। रिमेंबर 100 इंडेक्स के सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, टॉप 100 कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इनके वॉल्यूम्स जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। जब भी ऐसी डाइवर्जेंस आपको देखने में मिलती है, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम्स के ऊपर लास्ट टाइम हमें इन्हीं दिनों दिसंबर में देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट कुछ अर्से के लिए साइडवेज हो गई थी। फिर एक दफ़ा बेयरिश डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिली थी जब मैंने हाईलाइट किया था। उसके बाद भी मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो गई थी। सो यहाँ पे इस टाइम ये जो 100 इंडेक्स के ऊपर वॉल्यूम पे बेयरिश डाइवर्जेंस है, इतनी ज़्यादा कंसर्निंग तो नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ये आप लोगों को परेशान ज़रूर कर सकती है, तंग ज़रूर कर सकती है। सो मेरे ख्याल में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी कैश पर आ जाएँ 20-25%, और जहाँ पूरे साल में इतना अच्छा परफॉर्म किया है इंडेक्स ने, ओवरऑल मार्केट ने, तो थोड़े से पैसे विड्रॉ करें, वेकेशन एंजॉय करें, सर्दियाँ एंजॉय करें। सही है। और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं उनमें परफॉर्मेंस रहेगी, या जो हमने आपको ट्रेड प्लान्स बताए हुए हैं जो इंटैक्ट हैं उनको फॉलो करें स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करें। सो हो सकता है कि ये 1-2 हफ्ते थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर प्रेशर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए अगेन परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि हमारे जो बुलिश इंडिकेशन के पॉइंट्स हैं वो स्टिल अभी तक ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सी करेक्शन जो कि हायर लो नया डिफाइन करे और उसके बाद दोबारा मार्केट रैली करना शुरू कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो अगर कैश पर आते हैं और क्या कहते हैं, थोड़ी सी कैश रख लेते हैं अपने पास पोर्टफोलियो में, तो एक अच्छी बात होगी कि आगे अगर जब भी डिप आती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो उसमें आप लोग उस कैश से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ओवरऑल इसको कंक्लूड करूँ तो 100 इंडेक्स स्टिल बुलिश है। थोड़ी सी करेक्शंस आ सकती हैं। अगर आपके पास कैश है या कैश को यूटिलाइज करना चाहते हैं, अच्छी वैल्यू बाइंग आप कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हमारा बेहतर होगा, और नेक्स्ट ईयर की जो भी हमारी प्रोजेक्शंस होंगी वो हम आप लोगों से ज़रूर अपने बुल्स एंड बियर्स में आके डिस्कस करेंगे। जी अमार। परफेक्ट हो गया। यहाँ पे अगेन हमेशा जब ये एक चीज को ध्यान में रखें, द मैक्रो इकोनॉमी इज बुलिश। आगे जितने भी हमारी स्टॉक मार्केट की इस टाइम प्राइस अर्निंग्स चल रही है, जो भी वैल्यूएशन चल रही है, वो नेक्स्ट ईयर के अंदर मैं ऑलरेडी हमने 2-3 दफा आप लोगों को बता दिया कि नेक्स्ट ईयर विल बी
एक्सट्रीम बुलिश तो नहीं कहेंगे, कम से कम ये तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, खासतौर में जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, और इसके ऊपर जो टॉप पिक्स हमारी होंगी वो हम आगे जाके एक दो वीक्स के अंदर शेयर भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे फराज भाई चलते हैं टुवर्ड्स जो स्टॉक्स हमारी इस दफा है टॉपिक्स, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डीजीकेसी। इसकी हम पहले भी कॉल्स देते रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती रही और इसके टारगेट्स हिट हुए हैं। राइट नाउ ये एक अच्छी ट्रेंडिंग फेज में है, जो अपने जो इसके रिसेंट हाई थे सितंबर 2025 के, उसको जाके टेस्ट कर सकता है एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग अबव 225। सो हायर लो पे या यहाँ करंट प्राइस पे या थोड़ी नीचे आपको 237 238 पे अगर ये मिलता है तो 225 का इसका एसएल होगा और फिर उसके बाद इसको आए करें 275 के लिए। सो रिस्क रिवॉर्ड इस केस में बहुत अच्छा है। 275 या 270 के इसके टारगेट्स को रखे जा सकते हैं। बहुत अच्छी मूव में रहा है ये। सो राइट नाउ एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि एक और इसमें बाउंस नज़र आए। हमारा डीजीकेसी, हम सीमेंट सेक्टर के जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आगे भी मुझे यही लगता है, और आप ज़्यादा बेहतर इसको समझाएंगे कि सीमेंट सेक्टर क्यों इस टाइम बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में डीजीकेसी को आप कैसे रैंक करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि सीमेंट सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर ऑफ ऑल होगा इन 2026। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। डीजीकेसी ऑलरेडी जो है मैंने मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हाईलाइट किया था। मैंने चार सीमेंट की कंपनीज बताई थी जो उस टाइम में मेरे पास मेरे मॉडल में भी आ रही थी। अगेन जो मैंने सजेस्ट किया था कि इस टाइम पे किसी ने बाय करना है, उसमें एक डीजीकेसी था, एक फैक्टो सीमेंट था, एक गरीबाल सीमेंट था, और जो चौथा था वो आपका थटा सीमेंट था। तो ये अगेन फेसबुक के ऊपर मेरी पोस्ट मार्च अप्रैल में जाके अगर आप देखें, इस टाइम मैंने खोली नहीं हुई, आप देख सकते हैं कि वहां पे मैंने ये कॉल दी भी थी। और इसकी रीजन यही होती है कि फंडामेंटली आप देख रहे होते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर इसके नंबर्स में चले जाएं तो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2024 से 2025 इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम में भी इजाफा नजर आ रहा है आपको, 5% 4-5% नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी 83 तक तकरीबन बिलियन इन्होंने सेल्स में इजाफा किया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपके सीमेंट के जितने कंपनीज हैं वो ज्यादातर उनके वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे थे, आपकी जो सेल्स थी वो नहीं बढ़ रही थी। एक क्वार्टर पीछे चले जाएं, ये जो लास्ट क्वार्टर है तकरीबन सबकी थोड़ी थोड़ी सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन उससे पहले जितनी भी आपके ईयर ऑन ईयर एनालिसिस था उसमें सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ी। तो इसके बढ़ रहे थे, और उसकी रीजन क्या थी कि ये डीजीकेसी के जो साउथ का प्लांट है वो एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करने वाली जो आपकी सीमेंट की जितनी भी साउथ के प्लांट्स हैं उन्होंने बेहतर वॉल्यूम शो किए थे, उन्होंने बेहतर अपनी सेल्स दिखाई थी। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, लेकिन इसकी अर्निंग्स पे अगर आप आ जाओ तो अर्निंग्स इसकी तकरीबन 24 टाइम्स यहाँ पे ये इंक्रीज हुई है, विच इज अ वेरी गुड सिनेरियो, क्योंकि ये पहले लॉसेस में चल रही थी कुछ अर्सा पहले, जब इन्होंने जब चाइना सीपैक का जो काम चला था उसमें इन्होंने प्लांट लगाया था और सीपैक के फिर प्रोजेक्ट्स थोड़े से कम हो गए थे, और इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसी की वजह से काफी हद तक कम होगी। इनके ऊपर लोन्स भी थे तो फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह देने की वजह से ये लॉस में चली गई। अब जैसे जैसे ये पैसा बना रहे हैं तो गुड थिंग इज कि ये अपना डेब्ट टू इक्विटी भी ये लोग कम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर दो तीन चीजें हम बात कर लेते हैं। एक तो पहली बात है कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर क्लोज हुआ है उसकी वजह से काफी ज्यादा जो आपकी पंजाब की कंपनीज है उनके थोड़ा सा जो सीमेंट के ऊपर हल्का सा इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक तो अफगान कोल भी आपका यूज हो रहा था, उसकी वजह से काफी कंपनीज ने अब शिफ्ट किया है टुवर्ड्स इंटरनेशनल कोल। ठीक है, जो कि अब डीजीकेसी का तकरीबन 90% फ्यूल मिक्स जो है अब इंटरनेशनल कोल पे आ गया। दूसरी बात जो अभी मैंने आपको एक्सपोर्ट की बताई कि साउथ का प्लांट जो है इस टाइम पे ऑप्टिमल कैपेसिटी के ऊपर इस टाइम पे है, तो इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट के ऊपर आप ज्यादा उम्मीद ना रखें कि ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हाँ, अगर लोकली अगर आप देखा जाए तो कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि डबल डिजिट में लोकल जो आपकी यहाँ पे सेल होगी सीमेंट्स की, वो डबल आपकी सेल नजर आएगी। ठीक है, दूसरी बात निशाद पैकेजिंग जो इनके एक कंपनी जिसमें 55% डीजीकेसी का शेयर है वो अब टर्न अराउंड कर रही है, वो भी अगेन डीजीकेसी का उसका फायदा होगा। इसके अलावा जो निशाद डेयरी की जो बिजनेस है वो भी अब प्रॉफिटेबल हो गया है। इसके अलावा इनकी और भी जो अदर इनकम जो आती है वो आपकी मेजरली एमसीबी बैंक से आती है, निशाद मिल से आती है, निशाद चूनिया से आती हैं। तो अगेन वहां पे जो डेवलपमेंट्स होंगी, वो जो कंपनी डिविडेंड्स वगैरह देंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको डीजीकेसी को होने वाला है। ठीक है, सो ये काफी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हैं इसके अंदर। सो आई थिंक अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं देन यू कैन कीप इट इन योर पोर्टफोलियो। जी, बैक टू फराज।
जी, नेक्स्ट पिक है बैंक अल फलाह की, और इसके ऊपर हम देखें बहुत अच्छा हाई राइज एंड हाई लोज ट्रेंड करता हुआ आ रहा है। पिछले पूरा साल इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। 60 रुपीज़ से बढ़ता हुआ ये 120 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। और उसके बाद अब ये 38% के रिट्रेसमेंट से बाउंस कर रहा है, करते हुए 101 से 106 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो मेरे ख्याल में जब तक ये इसका हायर लो इंटेक्ट है जो 98 पे आता है, ये बुलिश ही रहेगा। और मोस्ट लाइकली जो इसका ये जो टॉप इसने डिफाइन किया है 119 120 का, इसको जाके एक दफ़ा फिर से रीटेस्ट करेगा, या ऑन द लोअर साइड 116 के करीब के इसके टारगेट्स बनते हैं। सो राइट नाउ ये 105 106 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बाय करते हैं 98 का एसएल हो जाएगा आपका, 116 और 120 की इसकी टीपीज बन सकती हैं। ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में रिट्रेस हो रहा है एंड देन बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा बैंक अल्फला बाकी बैंक्स के निस्बत जो है वो अच्छा परफॉर्म करता रहा है। आपको लगता है कि आगे जो 2026 आने वाला है उसमें क्या हम इसको पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बैंक अल्फला ने पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर मैं बैंक्स के बाकी बैंक्स में से देखूं तो मुझे निस्बतन थोड़ा सा बैंक अल्फला इतना अच्छा नहीं लगता जितना बाकी बैंक्स अच्छे लगते हैं। उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, परफॉर्मेंस होने को तो कर सकती है, बट अगेन डिपेंड करता है बैंक्स जो है आने वाले साल के अंदर जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ दिखाएंगे वो सबसे ज्यादा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल्स के ऊपर इसके आ जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है ये काफी हद तक इनकी थोड़ी सी बढ़ी है, 5% बढ़ी है, जहां पे बाकी बैंक्स ने ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पे इसकी निस्बतन ये काफी हद तक कम है। ठीक है, दूसरा जो है बैंक काफी ज्यादा जो है इस अपने एक्सपेंसेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे काम कर रहा है। अगर आप ईपीएस पे आ जाओ तो तकरीबन इसकी अगर आप यहाँ पे देखें 25 से तकरीबन इसकी ईपीएस जो है 16.5 ये नीचे गिरी है। तकरीबन आपका 30-40% का आप समझ सकते हैं कि इसमें डिक्लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर जाते हैं जो कि एक बैंक को देखने का एक क्राइटेरिया होता है, इसका जो लेटेस्ट नंबर है उसके ऊपर मैं अगर आप यहाँ आप लोगों को यहाँ पे दिखा दो तो तकरीबन 18 चल रहा है, विच इज अगेन वेल अबव जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो काफी हद तक सिनेरियो हमारा अच्छा है। ठीक है, अच्छा बाकी अगर इसके ऊपर बात की जाए तो पिछले 9 महीने के अंदर जो इसकी बहुत ज्यादा अर्निंग्स डिक्लाइन हुई है उसकी वजह यह है कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। ये ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर ज्यादा काम करे, ब्रांचेस ज्यादा खोलने की तरफ काम कर रहे हैं। स्टाफ की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा जो है इन्होंने डिपॉजिट जो थे वो तकरीबन 1% ही बढ़ाए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अगर ग्रो भी कर रहे हैं तो डिपॉजिट ग्रोथ जिनकी बहुत जबरदस्त है, जैसे कि यूबीएल की पिछले साल सबसे बेस्ट रही, तो यूबीएल ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। फिर नेशनल बैंक ने बहुत जबरदस्त डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई थी, तो उसने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था। करंट इनके जो करंट अकाउंट है वो तकरीबन अब इंप्रूव हुए हैं 43.4% की तरफ। तो एवरेज से, बाकी इंडस्ट्री से एवरेज से थोड़े से करंट अकाउंट इनके ज्यादा है। एडीआर के ऊपर ये ज्यादा फोकस करें, एडवांस डिपॉजिट रेशियो यानी कि लेंडिंग टुवर्ड्स कंपनीज जो है इन्होंने काफी दिए हैं, 50% उनका है। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है इनका बहुत जबरदस्त है, 4% की तरफ इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, विच इज अ गुड थिंग। फिर इसके अलावा जो इनकी इन्वेस्टमेंट है इन टी बिल्स एंड बॉन्ड्स, ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा। बैंक्स के जिनके टी बिल्स बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अच्छे टाइम पे लॉक की हुई है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी आगे कर सकते हैं। इनकी भी अच्छी ही है और इनके तकरीबन 40% फिक्स इनकम में इन्होंने किया हुआ है, जिसका राउंड अबाउट जो रिटर्न बनता है 13 to 14% बनता है। और ये अब जो इनकी मेच्योरिटी है वो 2 से 2.5 साल एवरेज इनकी अवेलेबल है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक बैंक में बहुत ज्यादा देखी जाती है, इनकी बहुत ज्यादा हाई है, 67% है। वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जो एक्सपेंशन चल रही थी वो इसी की वजह से इनकी काफी ज्यादा है। अब अगेन 35 to 40 ब्रांचेस इन्होंने और ऐड करनी है। और जो लास्ट चीज है, इनको एक नॉन बाइंडिंग ऑफर आई है गजनफर बैंक की तरफ से कि जी हम एक्वायर कर सकते हैं बैंक अल्फला को। तो हो सकता है कि ये जो एक्विजिशन है या जो आपको ऑफर आई है इसकी वजह से भी शायद थोड़ी सी एक्साइटमेंट आप लोगों को मार्केट में नजर आ रही हो, जिसकी वजह से ये परफॉर्म कर रहा है। जी बैक टू फराज। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, नेक्स्ट पिक है बीको स्टील की, और ये मेरे पास एडजस्टेड चार्ट है, और इसके ऊपर अगर रैली देखें ये तकरीबन $2.25 से ये हुआ नहीं, लेकिन ये
एडजस्टेड चार्ट है। सो इसकी रिट्रेसमेंट जो आती है 38% के करीब की, वो 6.2 के अराउंड आ रही थी। अच्छा, अब 6.2 से ये बाउंस करके कुछ अरसे से पिछले 10-15 दिन से साइडवेज चलता हुआ आ रहा है। सो इसमें जो ट्रिगर नज़र आएगा वो जब नज़र आएगा जब ये अपनी जो रेजिस्टेंस 7.15 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो बहुत ही अच्छा साइन इसमें नज़र आ सकता है और ये फिर से रैली करता हुआ ये जो इसकी रेजिस्टेंस 8.87 एडजस्टेड चार्ट के ऊपर शो हो रही है वहाँ तक जा सकता है, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस 6.15 का हो जाएगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये बहुत अच्छी ट्रेड बनती है, और अगर हम इसी के ऊपर अगर हम फ्लैग का या ABCD का पैटर्न बनाएं, तो इसकी फिर जो लंबी प्रोजेक्शंस आती हैं वो तकरीबन यहाँ से क्या कहते हैं 6 रुपये आप इसमें और ऐड करेंगे तो 12 रुपीज़ के इसमें प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड से रिट्रेस होता हुआ साइडवेज एक्यूमुलेट हो रहा है। एक अच्छा शेयर बन सकता है अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, एंड देन इसमें फिर हमें वॉलेटिलिटी भी और अच्छे ट्रेंड्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अमार बीको स्टील अभी स्प्लिट हुआ और उसके बाद से हमने देखा कि प्राइस बिल्कुल नीचे आ गई, और जब से नीचे आया है तो ये साइडवेज ही चल रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन जोन में है। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको लग रहा है कि फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर ये परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अभी तो खैर पता नहीं है कि नेक्स्ट रिजल्ट का मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। मैं ये बता देता हूँ कि मेरे मॉडल के अंदर जो है ये इस साल अगर 4 क्वार्टर्स थे तो 3 दफा ये मेरे मॉडल के अंदर आया है, और बिल्कुल शुरू में जब आफ्टर स्प्लिट एडजस्टेड देखा जाए तो ये 1 रुपीज का था जब ये मेरे पास आना शुरू हुआ था, और अब जो है तकरीबन 8 के ऊपर जा चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी, कुछ लोग जो है रिस्क टेकिंग स्टूडेंट्स हैं। मैंने अपने एंड से क्यों इसलिए नहीं बताया था, सजेस्ट ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि छोटी कंपनी थी एक तो, नंबर 1। दूसरे एंड पे जो है इसमें ये टॉप 100 कंपनीज में नहीं आती। अगेन जो टर्न अराउंड कर रही होती है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, एंड अगेन जो डाटा अवेलेबल था वो बहुत हद तक कम था। बहरहाल इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसका नाम पहले रवि टेक्सटाइल मिल्स था, इसने टर्न अराउंड किया है। इसका रेवेन्यू पिछले 1 साल की निस्बत देखा जाए तो 180% का इसके अंदर रेवेन्यू इंक्रीज आया। ग्रॉस प्रॉफिट जो है इनका तकरीबन 6% इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद कंपनी लॉसेस में थी, इसने प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट किया। इसके अलावा स्टील के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, बिलेट्स है, गर्डर्स है, टी आयरन बार्स है, एंगल्स, राउंडेड बार्स, ये सारी अपने एंड पे ये बना रही होती है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको पता है कि सारे इनकी एक्टिविटीज हैं। अच्छा, इन्होंने जो है रिसेंटली जो इतना जंप किया है वो इन्होंने कॉपर इंगोट्स कुछ बनाए हैं जिनको एक्सपोर्ट इन्होंने किया है हांगकांग की तरफ, ठीक है। अब ये कंपनी में इन्होंने खुद से बताया कि हमें तकरीबन $22 मिलियन का एक फ्रेश ऑर्डर मिलने वाला है, जो कि मुझे अपने एंड पे मैंने जितना देखा है, मुझे एक आपके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं नजर आया, लेकिन इन्होंने अपने एंड से कहा भी, और इसको बिजनेस रिकॉर्डर ने एज एन आर्टिकल भी शेयर किया था, ठीक है। तो अगेन मैं तो वेट करूंगा कि नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें कैसा रहता है सिनेरियो। और जो एक मेजर रेड फ्लैग, थोड़ा सा रेड फ्लैग जिसको कहा जाएगा, वो ये है कि इसमें इनसाइडर सेलिंग इंतहा की ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ये भी एक साइन है, थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, इसको कंसिडर करना चाहिए। बाकी जो रिजल्ट्स वगैरह आएंगे वो डिपेंड करता है कि कंपनी क्या अनाउंसमेंट आगे करती है। जी, बैक टू फराज। अच्छा, नेक्स्ट पिक जो है वो है मैकपैक फिल्म्स की, और यहाँ पे बहुत अच्छी एक हमने पैराबोलिक मूव देखी इसकी जुलाई और अगस्त में। 70 रुपीज़ तक चला गया था ये 13 रुपये से नॉन स्टॉप विद इन नो टाइम, और उसके बाद से उसी तरीके से नीचे आया है, और नीचे आने के बाद ये एक्यूमुलेट होता रहा है तकरीबन 22 रुपये से लेके 28 रुपये तक। सो ये 28 रुपये की जो अभी इसकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, जोन से जो बाहर निकला है, ये एक अच्छा साइन है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 35.7 एंड देन 41 को जाके टेस्ट करें, ये जो 2 रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इनको। सो एक्यूमुलेशन अच्छी हुई है इसके ऊपर, और हम इसके ऊपर बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी रख के इसका जो SL है वो 27.75 का रखा जा सकता है, और आए करें 35.7 को और फिर 41 को। सो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज भी ये बहुत अच्छी ट्रेड है। जी, हमारे मैकपैक फिल्म्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और ये जो इसने एक इतनी बड़ी पंप दिखाई 13 रुपये से 70 रुपये, और फिर उसी तरीके से आके ड्रॉप होकर एक्यूमुलेट हुआ 22 से 28 रुपये के करीब, इसके पीछे क्या स्टोरी है, और आगे क्या हम ऐसी कोई मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा कोई कैटलिस्ट आ जाए कि ये सीधा 50-60 रुपये पे चला जाए? अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं कि मैक फिल्म जो है असल में एक सिक्लिकल स्टॉक है। तो बेसिकली जब आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जाते हैं तो ये इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली में बेहतर होनी चाहिए, बिकॉज
ये पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करके जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड करते हैं, खासतौर पर जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट्स वाइज पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका फ्यूचर आउटलुक भी देख लेते हैं। जो रेवेन्यू है अगर इसका ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ ये फ्लैट नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू तो खास इन्होंने इंक्रीज नहीं किया, थोड़ा सा इन्होंने अपने मार्जिन के ऊपर काम करने की कोशिश की थी, जो कि इतना मुझे सक्सेसफुल उसमें नजर नहीं आ रहा। एक्सपेंसेस वगैरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले 2-3 सालों से काफी हद तक इसके डिक्लाइन हुए हैं, तो इसकी वजह से ही हो सकता है कि आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी इसकी नीचे नजर आ रही होगी। अगर आपके ईपीएस पे आते हैं तो ईपीएस अब इसका काफी हद तक गिर चुका है, बल्कि लास्ट जो इसका क्वार्टर का ईपीएस इस टाइम पे आ रहा है वो भी कोई खास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जिसकी अर्निंग्स जो है मेरे ख्याल से अभी ये नेगेटिव चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे फंडामेंटली तो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे नजर नहीं आ रही। और ये प्लास्टिक बेसिकली करते क्या है कि ये अपना दो चीजें प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको एक कहते हैं बाइक्सिली ओरिएंटेड पॉली प्रोपिलाइन, ठीक है, ये बीओपीपी होता है, और कास्ट पॉली प्रोपिलाइन सीपीपी फिल्म्स इसको कहते हैं। और ये जो आपकी यूज होती है वो आपकी फूड पैकेजिंग, लेबलिंग एंड जो आपकी स्पेशलिटी जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर यूज होती है। सो अभी के लिए तो फंडामेंटली थोड़ा सा मुझे ये स्ट्रॉन्ग शेयर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आगे रिजल्ट जो आएगा उसकी बेस के ऊपर मैं ज्यादा इसके बारे में बात कर सकता हूँ। जी, बैक टू फराज। सही, हमारे ग्लोबल मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि आज मैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में यही कहूँगा कि थर्सडे को क्रिसमस है तो छुट्टियां हो जाती हैं, वेडनेसडे से ही थिन वॉल्यूम्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पूरा ये 2 हफ्ते इसी तरीके से चलेगा थिन वॉल्यूम्स के साथ। इन 2 हफ्ते मैं तो ट्रेड नहीं करता, अगर मैं नहीं करता तो मैं आपको फिर सेटअप्स भी नहीं उस तरह टेक्निकली बता सकता। सो मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए आपका ये वाले जितने फॉरेक्स के पेयर्स हैं या आप नैस्डैक या इंडाइसेस को ट्रेड करते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थिन वॉल्यूम्स में बहुत ही कम वॉलेटिलिटी होती है, रेंज बाउंड हो जाते हैं, तो आप लोग भी छुट्टियां एंजॉय करें इसके साथ ही। फंडामेंटल्स हम एक दफ़ा मार्च से डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल कि क्या है। इवन गोल्ड भी मेरे ख्याल में इंतज़ार ही करना चाहिए, और गोल्ड के सीजनल्स लास्ट टाइम भी हमने बताए थे 31 दिसंबर को बाय करने वाला होता है, सो वो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मार्च से पूछ लेते हैं मैक्रोस के ऊपर। ओवरऑल जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का आया और जापानीज़ डेटा आया है, इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी अमान। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि इस वीक में सीपीआई का डाटा, जो इन्फ्लेशन का डाटा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सीपीआई का डाटा अगर आपका कम आता है तो आपकी मार्केट के अंदर एक रीबाउंड आप लोगों को नजर आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं शेयर भी कर देता हूँ। मैंने एक्चुअली में अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे अलमनाई कम्युनिटी में शामिल है, तो अमार कॉल्स में देता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था डाइवर्जेंस है नास्डैक के ऊपर टेक्निकली, जो फराज इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सीपीआई अगर नीचे जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स अगर आपके बेटर आ गए, तो आपकी नास्डैक जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर उसी रात में मैंने ये भी बता दिया कि जापान का थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, हो सकता है मार्केट जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगी। लेकिन हुआ ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आने वाला जो वक्त होता है उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहती है, वो डिपेंड करता है कि टोन आपकी सेंट्रल बैंक की कैसी रहेगी। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान की जो इस टाइम पे टोन आ चुकी है वो ये थी कि बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि आने वाले वक्त के अंदर हम इंटरेस्ट रेट हाइक सिर्फ अपने डाटा को देख कर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने हाइक की बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्स नहीं किया। इससे क्या होगा कि आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। ऑलरेडी जो मैंने नेस्डैक के ऊपर थोड़ा बहुत कहा हुआ था कि थोड़ा सा बेहतर रहेगी, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में हल्का फुल्का थोड़ा सा मार्केट शायद ऊपर चली जाए। लेकिन अगेन थिन वॉल्यूम होते हैं जैसे फराज ने बताया, तो कोई पता नहीं कि वॉलेटिलिटी हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद जब क्रिसमस की आपकी छुट्टियां आना शुरू हो जाएंगी तो फिर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वहां पे स्टार्ट हो सकती है। जी, बैक टू फराज। जी हमारे मेरे ख्याल में अब सलमान को इनवाइट करते हैं और क्रिप्टो के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं और शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो क्रिप्टो ऑल्ट्स के हम जो ट्रेड्स पिक करते हैं उसके ऊपर। जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, अमार भाई। जी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो मंथली ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हमारा फोकस आजकल थोड़ा सा चल रहा है कि हम टोकन अनलॉक्स जो हैं उसकी लोगों को अवेयरनेस भी दें, गाइडेंस भी दें कि वो किस तरह से जो टोकन अनलॉक्स हैं उसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब मार्केट थोड़ी सी चॉपी होती हैं या थोड़ी सी साइडवेज चल रही होती हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो फंडामेंटली अगर हम उसको उस एंगल से देखते हैं तो टोकन अनलॉक्स पे हमारा काफ़ी ज़्यादा फिर फ़ोकस हो जाता है। और ये स्ट्रैटेजी मतलब हम यूज़ भी कर रहे हैं पास्ट फ्यू मंथ से, तो हमारी काम भी आ रही है।
तो करंटली अगर हम देखते हैं तो आज 19th ऑफ दिसंबर है, तो आज के जो टोटल अनलॉक्स चल रहे हैं वो $34 मिलियन के चल रहे हैं। और प्रीवियसली जो हमारा जो लास्ट बुल्स एंड बेयर था, उसके अंदर में जब हमने बताया था एक आर्बिट्रम के बारे में, और उसकी पूरी स्लाइड प्रिपेयर मैंने की हुई थी कि आर्बिट्रम को हम देख सकते हैं कि उसके अनलॉक्स काफ़ी मैसिव आ रहे थे, और वहाँ से हमने देखा कि जब 16 ऑफ दिसंबर को उसके यहाँ पे अनलॉक्स आए हैं, तो उसके बाद उसमें 15.7% का ड्रॉप देखने को मिला है। ओवरऑल भी मार्केट डाउन है, बट इस सिनेरियो में ये होता है जब अनलॉक्स भी होते हैं, तो क्योंकि अनलॉक्स अगेन जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट की होती है उनको वापस मिल रही होती है। तो वो कुछ सिनेरियोज़ में वो थोड़ा-सा अपना उस पोज़ीशंस को ऑफलोड कर रहे होते हैं, ताकि वो प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर सकें, क्योंकि उनकी जो बाइंग होती है वो काफ़ी नीचे की प्राइसेज़ से उनकी होती है। तो इसलिए अनलॉक्स की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अनलॉक्स पे हम ज़ोर भी देते हैं और आप लोगों को उसके बारे में गाइड भी कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि करंटली हमारे पास अनलॉक्स का क्या सिनेरियो चल रहा है, तो मेजर चंक जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 22 ऑफ दिसंबर को आ रहा है, जो कि नियरली 54 मिलियन के हमारे पास अनलॉक्स आने वाले हैं। और उन अनलॉक्स को अगर हम देखते हैं वो किसके आ रहे हैं, तो उसमें जो मेजर चंक हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे टॉन का आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, तो नियरली 54.45 मिलियन जो टॉन कॉइन है उसके, और ये मंथली इनका चल रहा होता है। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट उसका शेड्यूल क्या है, बट आप इस स्क्रीन पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ये कॉइन्स हैं, आप उनको ऑफलोड कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि जिस दिन अनलॉक हो रहे हो, तो आप उसके अंदर ट्रेड आइडियाज़ भी कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स की तरफ हों या लॉन्ग्स की तरफ हों। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो टॉन 54 मिलियन जैसे मैंने पहले बताया, वो आ रहा है 23 ऑफ दिसंबर। ये आप देख लीजिएगा टाइमिंग को अपने टाइम के लिहाज से, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको जीएमटी दिखेगा, कुछ यूटीसी दिखेगा, लेकिन ओवरऑल 22 से 23 ऑफ दिसंबर ये पूरा टाइम फ्रेम है। करंटली एक और एग्जांपल पर्टिकुलर एस्टर की हमारे पास है कि एस्टर की जो अनलॉक्स हैं 18th ऑफ दिसंबर को हमारे पास हुए हैं जस्ट रिसेंटली, और बहुत बड़े अनलॉक से नियरली वो 78 मिलियन के कॉइन्स के अनलॉक से, जिनकी जो कीमत टोटल बन रही थी वो $54 मिलियन बन रही थी। अब इसको अगर हम चार्ट्स की फॉर्म में देखते हैं और ड्रॉप देखते हैं, तो यहाँ पे हमें वो ड्रॉप भी देखने को आपको मिल रहा है कि ये पूरा जो ज़ोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 8.9% का रफली एक तरह से हमारे पास ड्रॉप आ रहा है, जो कि एक अच्छा खासा ड्रॉप है। तो अगेन ये जो अनलॉक्स होते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और आप इसको अवेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने 2 प्रोजेक्ट्स की बात करें जो लास्ट बुल्स एंड बेयर्स में हमने शेयर किए थे, फंडामेंटली उस पे ये था कि उनकी न्यूज़ थी, वो भी उसके अंदर मेंशन की हुई थी, और फिर टेक्निकल लेवल्स फराज भाई ने मेंशन किए थे, और हमारे एंट्री लेवल जो आपको चार्ट पे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये एंट्री लेवल था जो फराज भाई ने बताया था, स्टॉप लॉस भी बताया, और टीपी भी बताया। तो ना सिर्फ वो हमारा टीपी तक गया, MYX फाइनेंस, क्योंकि प्राइवेसी ऑफ फाइनेंस का पूरा एक वीक चल रहा था। क्रिप्टो एक कुछ नैरेटिव्स में मूव करती है, तो नैरेटिव्स आपको फंडामेंटल से थोड़ा-सा आइडिया हो रहा था कि कहाँ पे मनी का फ्लो किधर को जा रहा है, और फिर टेक्निकल्स अगेन हमारी हेल्प करते हैं कि हम प्रॉपर एंट्री और एग्जिट्स को प्लान कर सकें। तो एक ज़बरदस्त कॉल थी, वो हमारा 23.8% विदिन 24 आवर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट की फॉर्म में अब वो हमारा ऊपर गया, और देखें आप उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि वो अगेन वो न्यूज़ ड्रिवन था, न्यूज़ उसके पीछे थोड़ी-सी चल रही थी। बट क्योंकि ट्रेड आइडियाज़ 1 आवर और 4 आवर की बेसिस पे होते हैं, तो आप जब भी आपका TP1 या TP2 हिट हो जाए, तो आप उस पे से निकल सकते हैं। इसके अलावा हमने गन USDT को भी आपको सिग्नल दिया था। अगेन इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न था, क्योंकि इस न्यूज़ कैटलिस्ट आ रही थी, और कुछ इनसाइडर न्यूज़ भी होती हैं कि कुछ मोमेंटम आ रहा होता है। उसकी बेसिस पर अगेन एनालाइज़ किया जाता है शोज़ से पहले, और प्रॉपर्ली भी जब हम ट्रेड प्लान्स कर रहे होते हैं। और फिर फराज भाई ने इसके 2 बाइंग ज़ोन बताए थे, बाय 1 और बाय 2। तो बाय 1 से ही ये बढ़ गिरना शुरू हो गया था, और नियरली 81% की रैली थी, यानी कि वो कहते हैं ना पैसा डबल हो जाना, तो नियरली विदिन 24 आवर पैसा डबल हो गया। बट अगेन ये ट्रेड आइडियाज़ विद प्रॉपर TP एंड SL के साथ रखने होते हैं। हमेशा हर ट्रेड नहीं चल रही होती, तो आपको स्टॉप लॉस को लगाना और उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चेन एनालिसिस अगर हम देखते हैं, और उसमें हम देखें कि किस तरह से पोजीशंस यानी कि फ्यूचर्स की या स्पॉट की ड्रिवन हो रही हैं, तो हम यहाँ पे एक डिक्लाइन देख रहे हैं परपेचुअल वॉल्यूम्स का, जो कि एक अच्छी चीज़ है। परपेचुअल वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, लेवरेज है, उसमें कमी आ रही है। तो ये मार्केट के लिए एक हेल्दी चीज़ होती है। जब भी लेवरेज ज़्यादा होती है, तो मार्केट जो है वो लेवरेज को फ्लश आउट करने का काम करती है। तो लेवरेज अगेन अच्छी चीज़ नहीं होती है मार्केट्स के लिए, वहाँ पे बहुत फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो करंटली हम देख रहे हैं, और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम से मैंने नोट किया, 1 मंथ पे और 3 मंथ्स पे, तो क्वार्टरली भी और 1 मंथ का चार्ट भी।
तो हमारे पास एक ग्रेजुअल डिक्रीज़ आ रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। फर्दर आप इसको रोक कर यहाँ पे नीचे सेक्टर्स भी दे सकते हैं, कहाँ पे कितनी लेवरेज कम आ रही है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो लेवरेज कम है, जिसका मतलब है कि अब प्राइस एक्शन बेहतर होने की यानी कि मैनिपुलेशन शायद उस पे कम हो, क्योंकि जो प्राइसेज़ होंगी वो हमारे पास स्पॉट ड्रिवन यहाँ पे आना शुरू हो जाएँगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो इन्वेस्टर डील्स आती है। हमने ये देखना है कि अगर मार्केट जो है वो साइडवेज़ है या थोड़ी-सी बेयरिश रैली में जा रही है, तो उसमें इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? क्या उनका कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो बिल्डअप कर रहे हैं या नहीं? तो ये वीकली बेसिस पर इन्वेस्टर डील्स मैं आपके लिए निकाल के लेके आता हूँ। तो करंटली अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास पेंटेरा कैपिटल टियर 1 की हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, मल्टी मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। करंटली इनकी 2 डील्स चल रही हैं इन्वेस्टमेंट की, जिसमें इन्होंने 16 मिलियन डॉलर्स रेज़ किए हैं, और ये पेमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेज़ किए हैं। और फ़िन और सर्फ, आप फ़िन और सर्फ को जाकर देख सकते हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। उनके चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा उसमें मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी आने वाले होते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक कर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लेट्स से आप इन्वेस्ट ओवरऑल करना चाह रहे हैं $1000, तो आप बहुत ही छोटी अमाउंट लेट्स से 20 या $30 आप ईच करके ट्राई कर सकते हैं स्किन इन द गेम की फॉर्म में। बट अगेन फाइनेंशियल एडवाइस उस एंगल से नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, तो अगेन क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हमसे पहले काफ़ी ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस की होती है, चाहे वो सिक्योरिटी एंगल से हो या बाकी एंगल से हो। बट अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा माइंड में आपने रखना होगा। फर्दर अगर हम इन्वेस्टर डील्स में देखें, तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन आते हैं। पॉलीचेन, यूजी लैब्स, जो बाइनेंस लैब्स है, अगर बाइनेंस बजाते खुद किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगेन उसमें पोटेंशियल देख रहा होगा। ये सब टियर 1 की आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस देखने को मिल रही हैं। एक्सचेंजेस सॉरी, जो इन्वेस्टर्स हैं। एनातोली ये हमारे पास सोलाना के फाउंडर हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखें, और यहाँ पे जो डॉन है, जिसको मैंने थोड़ा सा आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। रीडॉट पे आपने सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप क्रिप्टो पेमेंट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या अगर आपके पास यूएसडीटीज़ हैं, तो आप रीडॉट पे का कार्ड, डेबिट कार्ड जो है वो ऑर्डर करते हैं, तो आप यूएसडीटी उस रीडॉट पे में डालते हैं, और फिर रीडॉट पे जिस तरह से आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली डिफरेंट बैंक्स का, एटीएम्स पे जाके तो आप रीडॉट पे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीडॉट अब क्रिप्टो में एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर भी अपने आप को लेके आ रहा है, उसके लिए फंडिंग रेज़ कर रहे हैं। ये फंडिंग आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं इनको अच्छी खासी यहाँ पे फंडिंग देते आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो आप इस पे आई भी रख सकते हैं, और इसको फ्यूचर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं। डॉन की अगर हम बात करते हैं कि डॉन हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इनका हमारे पास जो अपग्रेड्स आ रही हैं, अच्छा नीली इन्होंने $48 मिलियन रेज़ किए हैं, और ये डील ऑफ द वीक सॉर्ट ऑफ थिंग है कि इनका एक वेब ब्राउज़र की एक्सटेंशन भी है, जिस तरह कि आप क्रोम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं, या कोई भी आप यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इनका ब्राउज़र यूज़ करके उसको यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रीमिंग करते हैं या सर्चिंग करते हैं, सर्च इंजन के तौर पर यूज़ करते हैं, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो पॉइंट्स मिलते हैं उसको आप कैश आउट भी करवा सकेंगे, तो ये आप इसको जाके ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मोमेंटम ट्रैकर की बात करें, ये ट्रेडिंग में आपकी कुछ हेल्प कर सकता है कि अगर हम ओवरऑल देखें कि लास्ट क्वार्टर जो 3 मंथ्स गुज़रे हैं, उसमें किन-किन दिनों पे बीटीसी ने किस-किस तरह से बिहेव किया है। मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को हमें थोड़ी-सी रेडनेस दिखी है, वेडनेसडे को ग्रीन। तो ये आपको थोड़ा-सा आइडिया देता है ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पर। ये आपके पास 3 मंथ्स का चार्ट, 3 मंथ्स का एनालिसिस है पूरा मोमेंटम ट्रैकर के ऊपर, जो हम एक्टिवली ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, हमें हेल्प थोड़ी-सी मिल रही होती है। और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास रीजन्स आते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, सेशंस जिसे हम कहते हैं, यूएस सेशंस पे या यूरोपियन सेशन पे या एशिया पैसिफिक सेशन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओशियाना का रीजन आता है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल अगर देखें तो एक तरह से क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही है इस क्वार्टर में, तो वो हमें दिख रही है। फर्दर ऑर्स के लिहाज से भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग के लिए थोड़ी-सी हेल्पफुल आपके लिए चीज़ हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो हमारे पास मैं आपको दिखाऊँगा कि जो इस ये क्वार्टरली है, और ये हमारे पास वीकली है। तो मोस्ट रीसेंट हमारे पास ये वीक का डाटा है, और अगर आप इस वीक के डाटा में देखना शुरू करें, तो जैसे ही आपका यूएस मार्केट आपकी ओपन होती है, तो वो बस डंपिंग स्टार्ट कर देती हैं बिटकॉइन के। अगेन अगर बिटकॉइन आपकी सेलिंग में जा रहे हैं, डंपिंग में जा रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी वो भी नीचे जा रही होती है। यूरोपियन भी जा रहे हैं, लेकिन जो आपका एशियन जोन है जिसमें जापान, चाइना, सभी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया मार्केट्स आती हैं, वहाँ पे हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ और हैं, तो इस स्लाइड को और पीछे वाली स्लाइड को आप दोनों को मिक्स करके देख लें, और जहाँ पे आपको लगे कि जो टाइम जोन्स मैच कर रहे हैं, जो सर्टेन टाइम्स हैं दिन के, ओपनिंग पे हैं, वो क्लोजिंग पे हैं, वो मिड डे पे हैं, तो आप उन टाइम्स पे जाकर अपने ट्रेड आइडियाज़ को बिल्डअप कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आज की हमारी पिक्स हैं जिसको हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे वो 1 आवर की बेसिस पर फ्रांस भाई एक्सप्लेन करेंगे, 4 आवर की बेसिस पे हमारे पास रिज़ॉल्व है और इनकी जो लेटेस्ट कैटलिस्ट अभी अनाउंस हुई है उनकी उनकी प्राइवेसी पार्टनरशिप आई है। प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा इशू दुनिया के अंदर भी चल रहा है, क्रिप्टो के अंदर भी चल रहा है कि आप अपने जो एड्रेसेस हैं, वॉलेट एड्रेसेस उसको भी आप मास्क कर सकते हैं। तो इनकी पार्टनरशिप आई है, एक कैटलिस्ट इनकी है, आज की है। और जो लाइट प्रोजेक्ट है, लाइटनिंग नेटवर्क पे काम कर रहा है, जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन का लाइटनिंग नेटवर्क है, जो ब्लॉकचेन लेयर 1 वो यूज़ करता है। तो उन्होंने अपने एसेट्स की इंटीग्रेशन यानी कि टोकनाइज़ेशन जो है उसके ऊपर टेस्टिंग की है। ये शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क काफ़ी स्लो होता है, बट उन्होंने इंटीग्रेशन की, वो ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल एंड टेस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो ये एक कैटलिस्ट था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फराज भाई के पास और इन 2 प्रोजेक्ट्स की थोड़ी-सी हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या ट्रेड प्लान्स बन सकते हैं। जी फराज। जी सलमान, अच्छा ये रिज़ॉल्व यूएसडीटी 1 आवर के ऊपर ये बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन ज़ोन में रहा है पिछले पूरे महीने से, और उसके बाद इसमें ये ज़ोन जो बॉक्स एक्यूमुलेशन बॉक्स ये 0.089 का ब्रेकआउट था, जो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक अच्छा साइन है। सो इसने सीधी पैराबोलिक मूव बनती हुई आ रही है, हायर हाई यहाँ पे डिफाइन किया है। तो जब भी नीचे आएगा मोस्ट लाइकली आपके हायर लो जो बन सकते हैं 0.0876 या फिर 0.0850 के करीब, यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए या बाय करना चाहिए, सिंपल बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी। अब ये नहीं पता कि जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी उस टाइम इसकी क्या प्राइस चल रही होगी, लेकिन अगर ये आपका 0.077 से ऊपर है तो बाय ऑन डिप पर काम किया जा सकता है, और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये 0.0915 की फर्स्ट टारगेट को और फिर उसके बाद 0.10 यानी कि 0.0987 के सेकंड टारगेट्स को जाके हिट कर दे। ये जो एक्यूमुलेशन रही है इतने अरसे तक, इसके ये टारगेट्स भी जो हैं वो छोटे हैं। एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये और फर्दर रैली कर जाए, जो यहाँ तक कहीं दिखा रहा है 0.1125 तक। सो अब देखना ये है कि जब आपको मिलेगा उस टाइम ये कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जो भी लोग अगर ट्रेंड को समझते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोस को, वो इस ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सलमान ने हाईलाइट किया है वो लाइट यूएसडीटी है, और इसका भी तकरीबन सिमिलर पैटर्न बहुत अच्छे पैरेलल चैनल में चल रहा था, चैनल को ब्रेक किया, बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। अगेन ये सिंपल इसका हायर हाई है, नीचे आएगा हायर लो पे 1.9158 ये या इस बाय जोन के ऊपर यहाँ कहीं मिलता है तो अटेम्प्ट करें। इसमें भी रैली जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, ये अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, साइन नहीं है टॉप का। सो यहाँ पे 2.4 और 2.6 के इसके भी टारगेट्स को रखा जा सकता है। सो ये ओवरऑल जो 2 सलमान की शॉर्ट लिस्टेड हैं, इसके ऊपर टेक्निकल्स हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ट्रेंड कर रहे हैं 1 आवर के ऊपर, सो आप हायर लोस के ऊपर जाके ट्रेड देख सकते हैं। इसके अलावा हम बीटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक से हम लोग अब इस पे बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे आ गए थे। लास्ट वीक ये सजेस्ट किया था 87 और फिर 84,500 ये बाय 1 बाय 2 की जोन है। यहाँ पे आप ऐड करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से ये जो एक्यूमुलेट कर रहा है, ये जो जोन है, ये आने वाले टाइम पे ब्रेक कर जाएगा। सो स्टिल ये वही पैटर्न है। अगर तो फ़र्ज़ करें ये अपना लो को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे कहीं लोअर लो बना देता है, तो मोस्ट लाइकली ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर देगा जो इसका आखिरी लो होगा। अगर वहाँ में कहीं पे आता है तो मेरे ख्याल में अगेन आप लोगों को बाय लिमिट्स लगा के रखनी चाहिए 78 के करीब, 77 के करीब। और यहाँ पे भी जो लोग बाय कर रहे हैं वो विदाउट लेवरेज स्पॉट की बाइंग या लॉन्ग टर्म के लिए जो बाय करना चाहते हैं, ये लेवल्स बुरे नहीं हैं, यहाँ से ये उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। सेम इज़ द केस इथेरियम के ऊपर भी सेम पैटर्न बना हुआ है। आइडियली तो इसकी जो प्रोजेक्शंस आ रही थी वो ये 2000 और 1800 के करीब थी, लेकिन यहाँ पे आके एक्यूमुलेट कर रहा है और काफ़ी टाइम से कर रहा है, और इसने इस लोअर लो को सस्टेन किया हुआ है। अगेन ये अच्छा साइन होता है, जितनी देर यहाँ पे कोई चीज़ एक्यूमुलेट कर जाए या इस लो को सस्टेन कर दे तो वो उतना ही आगे फिर फर्दर रैली कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए बहुत दूर है। लोअर हाई इसका जो लास्ट बना हुआ था वो 3650 का है, वो ब्रेक होगा तो हम कहेंगे कि ये बेयरिश ट्रेंड से बाहर आ चुका है। बहरहाल ये बेयरिश ट्रेंड में रहा और उसके बाद अब ये साइडवेज होकर एक्यूमुलेट कर रहा है। परफेक्ट आपका जो मार्केट की डायनामिक्स होती हैं, बेयरिश के बाद एक्यूमुलेट हो तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब देखें कितने अरसे के बाद ये यहाँ पे ऊपर को जाके ब्रेक करता है सस्टेन करने के बाद। सो ओवरऑल ये था, हमने अपने पीएसएक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स को और गोल्ड को। मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते छुट्टियाँ एंजॉय करें, उसके बाद फिर काम कीजिएगा। और क्रिप्टो की जो सलमान ने अभी जो शॉर्ट लिस्टेड और इतनी अच्छी इनसाइट्स बताई हैं आप लोगों को, उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। जी अमान।
चलिए परफेक्ट हो गया। ऑलरेडी हमने सारी चीज़ों को कवर भी कर लिया है। दूसरी अगेन जो मैंने शुरू में अनाउंसमेंट्स आप लोगों को बताई थी, एक तो टेक्निकल एनालिसिस की जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वो दैट इज 26 दिसंबर। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो हमारा वीक जो फ्राइडे के दिन हम 26 दिसंबर पब्लिक के साथ जो है इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। जो लोग जो है इस पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आप वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को जो फॉर्म दिखाया था आप लोग वो फिल करेंगे। जो लोग फॉर्म फिल करेंगे हम उनको ही वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पब्लिक के लिए नहीं होगा। फिर अगेन जो आप लोग हमसे आगे जो इंटरेक्शन करेंगे वहीं पे हम तीनों अवेलेबल होंगे। तो हम लोग आप लोग के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वी विल एड्रेस दैट। चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से और सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।